दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जाने हैं कि जो पोस्ट ऑफिस का जो आरपीएलआई फॉर्म होता है इसको कैसे फिलअप किया जाता है, जिसको पूरा नाम होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पीएलआई का जो डिटेल वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बना रखा है, आप इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और अगर आप पीएलआई का फॉर्म अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो पीएलआई का पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आरपीएलआई का जो फॉर्म होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का, इसका पूरा फुल प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आपको ये फॉर्म दिख जाएगा, आप इस फॉर्म को आप पूरा देख लेंगे। इस तरह का ये फॉर्म आता है आपको। ये फॉर्म आपको 3 पेज में आपका ये फॉर्म आपको रहेगा और कहीं कहीं आपको 2 पेज में भी आपको मिलेगा। तो ये फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से आपको ईजिली मिल जाएगा। और अब इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऊपर में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो यहाँ पे चिपका लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कॉलम आपको छोड़ा हुआ दिख रहा होगा, 1 2 3 कॉलम ये छोड़ा हुआ है एजेंट के लिए है, जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी होते हैं जो काम करते हुए उनके लिए ये डिटेल यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है, जो एजेंट को ढूंढा है। उसके बाद एजेंट सेल पर्सन नेम यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होता है, ये एजेंट के द्वारा यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रपोजल डेट आपको दी जाएगा। प्रपोजल डेट में जिस दिन आप अपना जो आरपीएलआई का जो पॉलिसी ओपन करवा रहे हैं उस दिन का आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन में भी आपको सेम डे का आपको डेट यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और पॉलिसी टाइप, प्रोडक्ट एंड पॉलिसी टाइप आपको एजेंट द्वारा आपको बता दिया जाएगा, या फिर इसका डिटेल वीडियो मैं जल्द ही आपको इस चैनल पे दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये जो इतना प्लान टाइप दिया हुआ है WLS GWLA EA और EA फिर GY, यहाँ पे ये सारा डिटेल मैं आपको एक वीडियो बना के मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मैं आज जो प्लान लेने वाला हूँ वो है EA प्लान। तो इस प्लान के आगे आपको क्या करना है, आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव एनी PLI RPLI पॉलिसी। अगर आपने पहले से RPLI या PLI पॉलिसी रखा, अगर आपने पहले से ही RPLI PLI का अगर पॉलिसी आपने ले रखा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस नो में आपको जवाब देना होगा। अगर आप यस देंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर ID नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप नो रखेंगे तो आपको बस नो कर देना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट वाला कॉलम में आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रपोजल डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ प्रोपोनेंट जो भी जिनका भी RPLI ओपन हो रहा है उनका नाम यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे आपको लड़का है तो यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे, लड़की है तो यहाँ पे मिसेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर दे देना है। उसके बाद अगर आपके पास पैन नंबर होगा तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर नहीं होगा तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको सेकंड वाला कॉलम में आपको फादर नेम और यहाँ पे मदर नेम और स्पाउस नेम, ये तीनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने फादर नेम यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम और यहाँ पे फादर का लास्ट नेम और मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाला कॉलम में आ गया। फोर्थ वाला कॉलम में यहाँ पे मेल फीमेल और अदर्स, यहाँ पे जो भी जेंडर होगा उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड है अनमैरिड है या फिर अदर है। उसके बाद आपको 7th वाला सेक्शन में आपको एज प्रूफ आपको देना है। एज प्रूफ में आप यहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया हुआ है जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, अदर्स। अगर आप अदर्स पर टिक करते हैं तो यहाँ पर अदर्स डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है फॉर फीमेल प्रोपोनेंट ओनली। अगर इस फॉर्म को फीमेल फिलअप कर रहे हैं, फीमेल अगर RPLI ओपन करवा रहे हैं तो यहाँ पर उनको कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, आर यू प्रेग्नेंट, नो यस नो में आपका जवाब देना है। और यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ डिलीवरी बताना है। अगर प्रेग्नेंट यस करेंगे तो यहाँ पर डिलीवरी मंथ का यहाँ पे एक्सपेक्टेड मंथ आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद नीचे आते हैं सेकंड वाला में। सेकंड वाला में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, जिसमें कि आपका सबसे फर्स्ट में आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। तो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर कोरस्पॉन्डेंस अगर परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पे टिक कर लेंगे और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। अगर परमानेंट अलग होगा और कहीं और रहते होंगे तो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप वो एड्रेस देंगे, और जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपका जो आधार वाला एड्रेस होगा वो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आपको तीसरा नंबर में आपको नीचे में दिख जाएगा प्रपोजर ऑक्यूपेशन एंड इनकम डिटेल्स, मतलब उनका आय का डिटेल्स इनको देना है। मतलब कि यहाँ पे आपका जो इनकम का डिटेल्स, आपका इनकम का स्रोत क्या है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो ऑक्यूपेशन पे मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर डाल रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो RPLI फॉर्म होता है, थोड़ा सा मैं RPLI पे थोड़ा सा बताता हूँ। RPLI होता है, RPLI उनके लिए होता है जो मतलब जिनका जो इनकम का स्रोत होता है जो फिक्स नहीं होता है, कहीं 1 महीना यहाँ काम किए, कहीं 2 महीना कहीं और काम किए, मतलब उनका इनकम फिक्स नहीं होता है, उनके लिए होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। और PLI होता है जिनका इनकम का स्रोत परमानेंट होता है, उनके लिए PLI होता है। तो यहाँ पे आपका इनकम का स्रोत आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। उसके बाद मंथली इनकम आपको देना है कि आपका मंथली आय कितना है।
तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेज है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अब चलते हैं सेकंड पेज की ओर। सेकंड पेज में आने के बाद यहाँ पे जो फोर्थ वाला में आपको दिख जाएगा नॉमिनेशन डिटेल, मतलब नॉमिनी का डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो नॉमिनी आप यहाँ पे 3 नॉमिनी रख सकते हैं। 3 नॉमिनी करके आपको यहाँ पे टोटल शेयर 100% के अंदर में ही रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा है। यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे भी सेकंड का नाम लिखना है, यहाँ पे जेंडर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे देंगे क्योंकि इन दोनों का भी आधार कार्ड लगता है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेंगे। मैंने आपको डेमो के तौर पे मैं आपको इस फॉर्म को फिलअप करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है। तो आप यहाँ दोनों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेंगे, उनका आधार नंबर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों का रिलेशन आपको लिख लेना है। उसके बाद नॉमिनी का शेयर मैंने 2 रखा है तो 50-50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे बी वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा अपॉइंटेड डिटेल। अपॉइंटेड डिटेल तब होता है जब जो नॉमिनी होता है माइनर होता है, मतलब 18 साल से कम होता है, तब आपको ये वाला डिटेल्स आपको फिलअप करना रहता है। उसके बाद आपको सी वाला ऑप्शन है कि पार्टिकुलर्स ऑफ बेनिफिशियरी इफ पॉलिसी इज टेकन अंडर द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874। ये जो एक्ट होता है इसको आप गूगल कर लेंगे, इसका डिटेल आप गूगल पे कर लेंगे। ये मैक्सिमम में आपको 9 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिफ्थ वाला कॉलम में आ जाना है एडिशनल पॉलिसी डिटेल्स। इफ अगर है एडिशनल कोई अगर आपने पॉलिसी ले रखा है, ऐसा नहीं कि पोस्ट ऑफिस का, अगर कोई और पॉलिसी जैसे LIC वगैरह का अगर कोई भी पॉलिसी ले रखा है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ता है। पॉलिसी नंबर आपको देना होगा, किस टाइप का पॉलिसी है, RPLI PLI फिर अदर है। उसके बाद आपका कितना टोटल कितना का पॉलिसी है, उसके बाद मैच्योरिटी डेट कब वो मैच्योर होगा, तो यह डिटेल आपको देना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना 6 वाला सेक्शन में आपको कवरेज डिटेल्स, आपका कवरेज क्या है, मतलब जो भी आप जो RPLI करवा रहे हैं उसका कवरेज कितना है, कवरेज डिटेल्स आपको इसमें देना होगा। जिसमें कि एज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब आपका जो आपने RPLI पॉलिसी ले रखा है, आप कितना दिन तक चलवाना चाह रहे हैं। तो जो टोटल जो चलेगा वो 40 साल तक चलेगा। 40 साल तक में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका 40 में माइनस हो जाएगा, तो जो जितना बचेगा वो आपका उतना साल तक आपका ये चलेगा जो पॉलिसी टर्म हो गया। उसके बाद आप कितना टोटल आप कितने का करवा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रखा है, तो 2 लाख का यहाँ पे आप 5 लाख का भी करवा सकते हैं, 10 लाख का भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपको 7th वाला ऑप्शन में आ जाएंगे। 7th वाला ऑप्शन में प्रीमियम डिटेल्स आपको देना है। तो प्रीमियम, तो मैंने इसका प्रीमियम कैलकुलेट किया है, तो जो प्रीमियम आ रहा है 982 रुपये मंथली आ रहा है। तो आप प्रीमियम कैलकुलेट कर लेंगे। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो मैं आपको जल्द ही आपको इस चैनल पे मैं आपको दूंगा, तो आप उसको ध्यान से देख लेंगे। प्रीमियम मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। 17 साल जो 40 साल तक चलेगा, जो 17 साल तक इस बाद मैच्योर होगा, और जो 2 लाख का जो प्रीमियम होगा उस कैलकुलेट करने के बाद जो मंथली जो प्रीमियम आया है 982 रुपये है। उसके बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन इनिशियल प्रीमियम पेमेंट मोड आप किस तरह से कर रहे हैं, जो फर्स्ट पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं तो कैश कर देंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ये इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, आप यहाँ से देख लेंगे जिस टाइप से आप इसको पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप पेमेंट आप आगे किस टाइप से करेंगे, कैश करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन का भी फैसिलिटी है, ऑनलाइन भी RPLI होता है, उसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो में आपको जल्दी बताऊँगा कि आप कैसे भी आप अपना RPLI का जो पॉलिसी होता है उसको ऑनलाइन कैसे जमा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैश रखा है, मतलब कैश मतलब हर महीने आपको जाके पोस्ट ऑफिस में आपको कहीं भी पोस्ट ऑफिस में जाके आपको जमा करना होगा कैश, जो आपका 982 रुपया हो गया। उसके बाद आपको प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी में आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप 4 स्लॉट में आप जमा कर सकते हैं। मंथली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली मतलब 4-4 महीने पर आप जमा कर सकते हैं, और हाफ ईयरली मतलब 6 महीने पर जमा कर सकते हैं, और ईयरली मतलब आप साल में एक बार जमा कर सकते हैं। तो जो ये प्रीमियम होगा हर टाइप का अलग अलग प्रीमियम आएगा। मंथली है तो 982 होगा, क्वार्टरली होगा तो कुछ और होगा, हाफ ईयरली होगा तो कुछ और होगा, और ईयरली होगा तो कुछ और होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 8 वाला सेक्शन में आ जाना है। 8 वाला सेक्शन में आपका जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है, प्रोपोनेंट्स का हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होगा। तो हेल्थ इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या, मतलब यहाँ पे दे रहा है कि आर यू इन साउंड हेल्थ एट प्रेजेंट, मतलब आप अभी जो प्रेजेंट में आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आपको क्या है। तो यहाँ पे अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको यस करना है, अगर स्वस्थ नहीं है तो आपको नो करना होगा। और यहाँ पे अगर स्वस्थ हैं तो यहाँ पे आपको नीचे ढेर सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लेंगे। स्वस्थ हैं तो बाकी आपको कोई अगर इसमें से आपको यहाँ पे 16 टाइप का आपको दिया हुआ है, अगर इसमें से आपको किसी टाइप का अगर आपका बीमारी होगा तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, और यहाँ पे आपको रिमार्क देना होगा। तो मैंने यहाँ पे नो रखा है क्योंकि कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकेंड पेज भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं थर्ड वाला पेज में। थर्ड वाला पेज में आएंगे तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन उसी का बच रहा है, जो आपका हेल्थ इन्फॉर्मेशन था उसी का सी कॉलम यहाँ पे बच रहा है। सी वाला कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल देना है, नेम ऑफ हॉस्पिटल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पीरियड देना है, उसके बाद आपको रीजन देना है। इसके बाद आपको डी वाला सेक्शन में आ जाना है। डी वाला सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको फिजिकल डिफॉर्मिटी है या फिर आपका बर्थ से जन्म से कोई अगर डिफेक्ट है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और उसका यहाँ पे रिमार्क आपको देना है। अगर नो है तो यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद 9th वाला सेक्शन में आ जाएंगे। 9th वाला यहाँ पे सेक्शन में डिक्लेरेशन ऑफ प्रोपोनेंट में आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को आपको रीड कर लेना है, और ये जो है डिक्लेरेशन है ये मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल जांच होगा उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, यहाँ पे फादर नेम देना है, यहाँ पे टोटल एज देना है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ फिलअप किया जाएगा जब आपका मेडिकल आप चेकअप करवा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको यस नो में आपको जवाब देना है, यहाँ पे आपको डिटेल लिखना है।
उसके बाद आपको नीचे में क्या करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे अगर अनपढ़ हैं तो यहाँ पे आपको अंगूठा लगाना होगा, अगर पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और जिस दिन आप इस फॉर्म को फिलअप करें उस दिन आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 10th वाला सेक्शन है। 10th वाला सेक्शन में अब हम लोग आ चुके हैं। 10th वाला सेक्शन में डिक्लेरेशन देना है इन केस ऑफ प्रपोजर इलिटरेट, मतलब ये डिक्लेरेशन तब देना है जब जो प्रपोजर होगा वो क्या होगा, अनपढ़ होगा। अनपढ़ होगा तो यहाँ पे उनका नाम होगा और वो ज़्यादातर कौन सा लैंग्वेज अच्छा से समझते हैं वहाँ लैंग्वेज का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे अंगूठा लगाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेंट्स नेम में जो इस फॉर्म को फिलअप करवा रहा होगा, जैसे कि जो भी पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे कर्मचारी होगा उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे तीसरा पेज भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको 11th वाला सेक्शन में आपको दिख जाएगा डिक्लेरेशन बाय एजेंट। ये जो सेल पर्सन होगा, जो भी आपको वहाँ पे समझाने बुझाने वाले होंगे, उनका डिटेल यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। ये आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद ये वाला सेक्शन भी है, ये भी एजेंट के द्वारा फिलअप किया जाएगा, ये भी आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस के द्वारा यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, इसको भी आपको नहीं फिलअप करना है। इस वाला फॉर्म में आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फॉर्म से रिलेटेड किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, इसमें पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे RPLI का फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे टोटल फॉर्म मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया और मैं आपको एक एक करके मैं आपको बता दिया कि आप इस फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से कैसे फिलअप करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ आपका पैन कार्ड लगेगा, इसके साथ आपका आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा, इसके साथ जैसे कि आपने वहाँ पे एज प्रूफ में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दिया था तो उसका आपको जेरोक्स लगेगा। साथ ही साथ जो भी आपने नॉमिनी दिया था उनका भी यहाँ पे दो जो नॉमिनी दिया उनका भी आधार कार्ड का जेरोक्स यहाँ पे लगेगा। बाकी आपको यहाँ पे एक फोटो चिपका देना है। इतना चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से आपका जो RPLI का जो पॉलिसी होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ इस वीडियो में मदद हुआ होगा RPLI से रिलेटेड, आपको फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।